फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। आज जो हम जिस टॉपिक को प्रोफेशन प्रैक्टिस में जिस टॉपिक को डील करेंगे, जिस टॉपिक को पढ़ेंगे, वो है प्रोफेशनल का बिहेव एथिकली के हिसाब से कैसा होता है। एक हमने पीछे जो बड़ा फीचर्स पढ़े, किसके पढ़े थे? प्रोफेशन के पढ़े थे। उस प्रोफेशन के फीचर्स को हमने क्या पढ़ा था? उसमें ये पढ़ा था कि हम हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो स्किल्स हैं, उसको हम अपने फुलफिल करें, वेरियस उनकी परफॉर्मिंग दें। जैसे कि डॉक्टर अपनी स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म करता है, इंजीनियर अपनी स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म करता है, प्रोग्रामर अपनी स्किल्स के मुताबिक परफॉर्म करता है। ये मस्ट फीचर्स है जो कि इस प्रोफेशन में, आपके किसी भी प्रोफेशन में मस्ट होने चाहिए। दूसरा मैंने आपको कहा था सोशल सेंट्रिक मोटिवेशन से, जो आप सोशल वर्क करते हैं उसमें आपकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होनी चाहिए। थर्ड वन में ये है कि आपके जो आप किसी कंपनी या किसी फर्म में काम, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उसमें आपकी बैड और गुड देखी जाती है, आपका किरदार देखा जाता है, आपका वर्क देखा जाता है, आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आपकी स्किल्स देखी जाती है। ये सारा कुछ इस स्टैंडर्ड्स में देखा जाता है। मैं अब रिव्यू करवा रहा हूँ जस्ट इसका, क्योंकि ये फीचर्स ऑफ प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिविंग बैक टू द सोसाइटी। गिविंग बैक टू सोसाइटी का मतलब जब इंसानियत की खातिर अगर कोई आपसे किसी किस्म की हेल्प लेता है या आप कुछ प्रोवाइड कर, आपको जिस नॉलेज होता है, अगर आप उस नॉलेज की बिना पर अगर आपको डिलीवर करना पड़ जाए, तो वो आप अपने ही सामा बिन, तो आप उसको बैक रिस्पेक्ट बैक भी दे उनको दें। ड्यूरिंग लेक्चर किसी को क्वेश्चन करने की नहीं इजाज़त है, एट द एंड देखेंगे। अच्छा, प्रोफेशनल जो है बिहेव्स कैसे करता है एथिकली। सबसे पहले ये बात तो आप समझ लें कि एथिक्स जो है समथिंग। सर एथिक्स जो प्रोफेशनल बिहेव एथिकली है, उसमें सबसे पहले ये है कि एथिक्स, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हमने कंप्यूटर, इसमें जो मैंने आपको बुक्स प्रोवाइड की थी, उसमें बुक्स में कंप्यूटर एथिक्स भी था। तो बेसिकली प्रोफेशनल प्रैक्टिस में एक एथिक के हिसाब से ही पढ़ा जाता है। और अगर मैं इसको कहूँ कि एथिकली जो, अगर मैं कोई भी बात करूँ कि वो हमारा जो बियॉन्ड होता है या समथिंग मोर होता है लॉ और मॉडल से। सबको पता है लॉ क्या होता है और सबको पता है मॉडल्स क्या होता है। वन बाय वन इसका मैं डिस्कस करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको इसका भी तीनों की नाम मैंने देनी है। तो सबसे पहले एथिक्स का जो मतलब है वो ये है कि समथिंग मोर, किससे? लॉ और मॉडल से। के लॉ में तो हम ये है कि आपके जो गवर्निंग बॉडीज है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपके गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस सब अप्लाई किए होते हैं, जिसकी बेस पर आप उस माशरे में रहते हैं। और अगर आप पॉजिटिव वे में और माशरे में पॉजिटिव वे में रहते हैं, तो वो लॉज आपके लिए गुड है। और अगर आप उस माशरे में किसी किस्म का वायलेंस करते हैं, तो वो माशरा फिर लॉ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है लॉ के मुताबिक, उसमें फिर आपको जजा और सजा का भी क्राइटेरिया इसमें आता है। ये तो हर एक कंट्री समझ लें, हर एक सिटी समझ लें, हर हर कंट्री का हिसाब लगा लें कि उसमें गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। मॉरल्स यही होती हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि ये जो डिफाइन करता है, ये आपकी या तो सोसाइटी डिफाइन करती है, या आपका कोई मजहब डिफाइन करता है, रिलीजन डिफाइन करता है, या आपकी कोई कम्युनिटी डिफाइन करती है। मॉरल्स जैसे मिसाल के तौर पर आप एक कहानी लिखते हैं या आप कोई स्टोरी स्टोरी के मामले में कोई ऐसी ऐसी बात, ऐसी पॉइंट्स लिखते हैं जिसका आखिर में कोई एक नतीजा निकलता है। उस यानी कि पूरी एक कहानी का एक कोई मॉरल्स निकालते हैं, जो कि एक उस मॉरल में जो आप वर्डिंग लिखते हैं, वो वर्डिंग पूरी कहानी का वो खुलासा होता है। तो मॉरल्स यही होते हैं कि अगर मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस में देखा जाए, तो इसमें यही है कि आपकी ये तो मॉरल जो हैं ज़्यादातर सोसाइटी डिफाइन करती है, रिलीजन डिफाइन करता है, या कम्युनिटी डिफाइन करती है। अच्छा, ये एथिक्स में एक्चुअली सब मैंने लॉ और मॉरल्स, एथिक को बेसिकली कहते हैं राइटनेस। ठीक है, इसको ये बेसिकली राइटनेस से निकला है। और ये समथिंग, ये जो है ये बियॉन्ड है देन किससे? लॉ और मॉरल से। अच्छा, ये अगर मैं मिसाल के तौर पर इनमें किसी किस्म की वायलेंस करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला
अगर इसमें किसी किस्म की वायलेंस करता हूँ तो वो उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर ब्रेक्स द लॉ या ब्रेक द मॉरल या ब्रेक द एथिक्स करता हूँ तो उस केस में हमारे साथ क्या हो सकता है। अगर अगर लॉ का सोचा है, लॉ का देखा जाए तो लॉ के केस में आप सब जानते हैं कि अगर कुछ गवर्निंग बॉडीज ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई किए हुए हैं, अगर उसका हम वायलेंस करते हैं या उसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है या तो हमें उसका फाइन करना पड़ जाता है या फिर हमें अगर सीरियस आपने ब्रेक किया हुआ किसी लॉ को तो वो आपको यहाँ तक एट द एंड जेल भी जाना पड़ सकता है। ये लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि कौन करता है, गवर्निंग बॉडीज करती हैं किसी भी कंट्री की। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप मॉरल को ब्रेक करते हो तो वो आपकी सबसे मेन जो पार्ट है वो आपकी रेपुटेशन को खराब करता है, क्योंकि मॉरल्स में आपका पूरा खुलासा छुपा होता है। जैसे मैंने कहा स्टोरी का बताया, इसी तरह आपकी स्टोरी का एक पॉइंट होता है, अगर वो आप ब्रेक करते हो, अगर आप मिसाल के तौर पर आप किसी किस्म का वायलेंस ऐसा कर देते हो जिससे आपकी सोसाइटी भी आपको बुरा समझती है, आपका रिलीजन भी आपको उसकी इजाज़त नहीं देता, आपने फिर वो काम किया वो भी आपको बुरा समझेगी, उसके बाद आपकी कम्युनिटी वो भी बहुत मैटर करती है। इसलिए कि मॉरल्स की बेस पर अगर किसी किस्म की वायलेंस होती है तो वो आपकी रेपुटेशन को असर पड़ता है। थर्ड चीज, एथिक्स। एथिक्स बेसिकली एक किस्म का, अगर मैं समझ लूँ और आपको मैं बताऊं कि ये अवेयरनेस होती है, कि आपकी कंसाइजनेस होती है, अवेयरनेस होती है कि ये अल्लाह और मॉरल्स का सदेबा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने एग्जांपल भी कोड की हुई है कि अगर मिसाल के तौर पर हर कोई ना इस दौर से गुजर चुका है कि बैंक में जाता है और अगर कोई बिल जमा कराना हो या अगर आपने कोई पेमेंट जमा करानी हो या आपने कोई डिपॉजिट करवाने हो, कोई मनी डिपॉजिट करवाने हो तो आप बैंक में जाते हैं। वहाँ जाके आपको नज़र आता है कि वहाँ पर लाइन बहुत बड़ी है, यानी कि लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। तो आप क्या करेंगे, आप एथिकली आपका जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो देखा, देखने के बाद आपको देखने के बाद आपने क्या करना है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। जैसे लाइन में सारे लगे हैं, आप उस लाइन में जहाँ पर आपको मौका मिला है वहाँ पर वह लाइन पर लगेंगे। उस लाइन पर लगने के बाद आप क्या करेंगे, उस लाइन में लगने के बाद आप क्या करेंगे, आपने उस लाइन में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। उस रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का मकसद ये है कि आप एथिकली कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, कि आपने किसी किस्म की वायलेंस नहीं की। आप उस लाइन में जैसे सारे उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जब आपकी बारी आती है आप अपना काम करके वहां से चले जाते हैं, तो आप एथिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसमें लॉज एंड मॉरल्स भी ऐड होते हैं। ये इसलिए आप खुद ही समझ लें कि एथिकली में जब इंसान को कोई चीज़ वाज़ेह होती है तो उससे वो क्या चीज़ अखज़ करके कोई राइटनेस लाता है। अवेयरनेस उसके इस बारे में अवेयरनेस होती है कि मुझे अब करना क्या चाहिए। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इन ये पॉसिबल होता है कि एक ही टाइम पर तीनों ब्रेक हो जाए, एक ही टाइम पर तीनों ब्रेक हो जाए, एज ए लॉ भी ब्रेक हो जाए, मॉरल्स भी ब्रेक हो जाए और एथिक भी ब्रेक हो जाए एक टाइम पर। तो इसकी सिचुएशन सोचिएगा कि किस केस में तीनों ब्रेक कर सकते हैं। मैंने आपको एथिक्स के हिसाब से आपको ऐसा पॉइंट बता दिया कि जिसमें आप बैंक में जाकर अवेयरनेस से या कहीं और जगह जाकर आप किसी चीज़ से अपनी जो रेपुटेशन या अपनी अवेयरनेस का जो मुजाहरा करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, ये तो बात हो गई लॉज मॉरल्स एंड एथिक्स, ये बात हो गई लॉज मॉरल्स एंड एथिक्स की। अब मैं जो अब बात करने लगा हूँ कि अभी जो मैंने लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा है, समथिंग इट मे बी अ पॉसिबल टू ब्रेक ऑल थ्री एक्शन इन द केस ऑफ लॉ मॉरल्स एथिक एट द सेम टाइम। ये ऐसा केस है कि जिसमें आपने एक तो गवर्निंग बॉडीज को भी इफेक्ट किया,
दूसरा, इसमें आपकी रेपुटेशन भी ऐड थी, और तीसरा, इसमें आपने कुछ अवेयरनेस के जरिए कुछ फैसले भी लेने थे। अब आप सोचें, कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे सोचें कि जो इस तीनों चीजों में आप ब्रेक कर सकते हैं, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, इस काम में हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी, और जो पिछला मैंने स्लाइड की थी कि तीनों में फर्क क्या हो, उसकी ब्रेक हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी आपको पता लगे। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वो है फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स। जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, वो था फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, पेशे की खसूसियात क्या थी। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल। ठीक है, तो इसमें आपने जो फीचर्स, अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, और मैंने कल आपको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोफेशन से आप अर्निंग करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करते हैं, वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स को उसको परफॉर्म करते हैं, और उस बेस पर आप वहां किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, जॉब सिंपल जॉब करते हैं। जॉब में जाहिर सी बात है, वहां पर आपको अर्निंग भी होगी, वहां पर आपको सैलरी भी डिसाइड की जाएगी। तो उस केस में आपको किन किन खसूसियात, किन किन फीचर्स को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर आप बीइंग अ प्रोफेशनल है तो ये फीचर तो मस्ट उसमें होने चाहिए। जैसे मैंने प्रोफेशन के फीचर बताए थे, इसी तरह इसके फीचर्स ऑफ प्रोफेशनल भी हैं। नंबर 1, सीरियसनेस। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी कंपनी में अगर काम कर रहा है कोई, तो अगर वो अपनी कंपनी के साथ सीरियस नहीं है या अपने काम के साथ सीरियस नहीं है, तो क्या उस और वो ऑर्गेनाइजेशन उसको ज्यादा देर रखेगी? बिल्कुल नहीं रखेगी। तो अपनी जॉब के बारे में या अपनी जॉब के अंदर उसको, उस एम्प्लॉय को सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। एक बात, सीरियसनेस का मकसद ही यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसका भी आपको प्लेटफॉर्म मिले, अपने काम से काम रखा जाए, और अपने काम का पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाए, और अपनी स्किल्स के मुताबिक उस काम को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, और उसमें किसी किस्म की वायलेंस ना हो। मैं हर बात पर वायलेंस बोल रहा हूँ, इसकी वजह यही है कि आप एथिकली किसी अदारे में उठना, बैठना, समझना, और उसके बाद उसको हैंडल आउट करना तमीज के दायरे में, तो वो सारा इस प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आता है। जो इस सारे पॉइंट को समझ कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया, वो कामयाब होता है। अपने जॉब के साथ हमेशा सीरियस रहे, पहला फीचर। और एक बात, सेकंड पॉइंट पर, वेटिंग टू डू बेटर। अब इस वेटिंग टू डू बेटर में क्या है कि इस फीचर में अगर कोई लड़का या कोई भी इंसान अगर चाहता है कि वो अपनी जॉब के साथ बेहतर ही हो, और वो हर कोई चाहता है कि मैं अपनी जॉब के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेस्ट रहूं, जाहिर सी बात हर एक कहता है। तो उससे अगर प्रोफेशन, इस पर अपने किसी भी जिस जिस प्रोफेशन में वो है, प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशनल के साथ अगर वो चाहता है कि मैं इस जॉब में बेहतर बनूं, तो उसको 100% परफॉर्मेंस देनी होगी। और उसका उसका इस बात पर वेटिंग है कि आपके ये के बेटर परफॉर्मेंस दे, और जब बेटर परफॉर्मेंस देगा, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। राइट, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड। हो सकता है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है वहां पर कुछ अनसर्टेनिटी आ जाए, या किसी किस्म का कोई नागहानी ऐसी आफत आ जाए जिससे आप पहले वाकिफ नहीं थे, तो आपने उसको कैसे डील करना है, ये वो भी चीज समझाता है। प्रोफेशनल, जाहिर सी बात है, आप प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में समझ लें कि एक जॉब कर रहे हैं, अपनी अपनी स्किल्स के मुताबिक। हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर बैठा है, वो ये समझकर इस फीचर्स को पढ़े कि मैं फला फला अदारे में काम कर रहा हूँ, फला फला ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो मेरे उस हिसाब से ये पॉइंट्स कहाँ पर फिट होते हैं, उस पॉइंट को मैं कैसे डील करूंगा, उस पॉइंट को किसी ऑर्गेनाइजेशन के पॉजिटिव वेज में कैसे लूंगा,
ये पॉइंट तब अगर अगर आप उसको साथ साथ मैच करके लिखेंगे, उसको साथ इसका डिटेल लिखेंगे, तो डेफिनेटली मैं इस पर मुतमिन हूँ कि आप इस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल लिख सकते हैं। अगर तीसरा पॉइंट जो था डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड, आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीज बर्दाश्त करनी पड़ जाए जो आपने पहले कभी की ना हो, अनसर्टन चेंजेस आ जाए, या आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज के साथ कोई झगड़ा हो जाए, या आपके बॉस के साथ किसी किस्म की ऊंच नीच हो जाए, या आप बात करने के लहजे से आप ऊपर नीचे हो जाएं, तो तब एक एम्प्लॉय उस वक्त अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हुए उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा, किस तरह हैंडल करेगा, ये भी आपके प्रोफेशनल का सबसे बेस्ट फीचर है। सबसे पहले सीरियसनेस अपनी जॉब के साथ, सेकंड पे अपनी परफॉर्मेंस 100% रखे, और अपनी 100% परफॉर्मेंस रखने पर वेट करे कि उसके साथ अच्छा हो, बेहतर हो। तीसरे में कुछ अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टन चेंजेस आ जाएं, तो या किसी के साथ कोई क्रॉल हो जाए या झगड़ा हो जाए, तो उसमें उसको कैसे टैकल करना है, ये भी प्रोफेशनल का फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है। फोर्थ वन पर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि जो आप पीछे से सीख के आए हैं, स्टडी करके हैं, यूनिवर्सिटी से सीखा है और प्रैक्टिकल जो वर्क किए हैं और किसी जॉब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी स्किल्स के जरिए आप एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये इस पॉइंट का फीचर है कि जिसमें आप कुछ भी समझाएं किसी को, कुछ भी टीच करें, वो बेस होना चाहिए क्लियरनेस पर, वो बेस होना चाहिए कंसाइज पर। कंसाइज कहते हैं टू दी पॉइंट, कंसाइज कहते हैं टू दी पॉइंट, और उससे उस अपने बात पर कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए। ये फोर्थ है कम्युनिकेशन स्किल का एक, कि उसको अपने जो भी उसके पास स्किल्स हैं, और अगर वो किसी को टीच करना उसको पड़ जाए, एज ए टीचर, एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोग्रामर, एज ए बिजनेसमैन, उसको अपने एम्प्लॉयज को कुछ बताना पड़ जाए या कुछ समझाना पड़ जाए, तो वो अपनी बात पर बिल्कुल, अपनी उसकी बात पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दूसरी बात, वो बिल्कुल कंसाइज बात करे, टू दी पॉइंट बात करे, इधर उधर की बातें ना करे, जो उसका पॉइंट है उसी को क्लियर करे। तीसरी बात इसी में कि वो अपने पॉइंट को क्लियर रखे, जिस पॉइंट पर वो बताना चाह रहा है अपने एम्प्लॉयज को, उससे इधर उधर ना हो। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है एंथुसिज्म। एंथुसिज्म आपका जो बेसिकली होता है बिहेवियर, क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर आता है वही सब कुछ होता है। योर बिहेवियर इज एवरीथिंग, जो कि आपके पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इट मीन्स कि आपका जो बिहेवियर है वो आपके लिए सब कुछ है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छा है, बुरा करेंगे उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बुरा है। आप अपना काम से अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन करेंगे, एंथुसिज्म अपने काम से अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन करेंगे। बेस्ट प्रोफेशनल वही होगा, और इस बात बेस्ट प्रोफेशनल वही होगा, और ये बात अपने माइंड में फिट कर लें कि बेस्ट प्रोफेशनल के लिए हर एक को अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मैंने अभी इससे पहले बात कर दी, अगर अच्छा है तो उसके लिए पर्सनैलिटी अच्छी है, बुरा है तो बुरी पर्सनैलिटी है। अपने काम के साथ अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में, किसी छोटे से अदारे में काम कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा मैटर क्या किया जाएगा, यही मैटर किया जाएगा कि अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। और ये एक बेस्ट और गुड प्रोफेशनल की पहचान होती है एज ए लीडरशिप। नेक्स्ट में हमारे ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट में ये जो 1 to 5 है और पीछे है 1 to 5, इसमें चेंजेस हो गई, तो ये 6 7 हेल्पफुलनेस, ये 6 है, ये 7, ये 8 एंड 9 एंड 10 नंबरिंग में थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन ये फीचर्स उसी पीछे से अटैच हैं। जो पहले 5 है, उसके बाद ये 6 है हेल्पफुलनेस, उसके बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, टोटल 10 है। तो ये इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट फीचर जो है
वो है हेल्पफुलनेस। अच्छा, हेल्पफुलनेस में क्या है कि एम्प्लॉई जो है जब किसी अदारे में काम करता है तो वो अकेला तो नहीं काम कर रहा होता, जाहिर सी बात है उसके साथ बहुत से और भी मेंबर्स होते हैं जिसके साथ मिलकर वो काम कर रहा होता है। तो उसको क्या करना चाहिए, एक टीम की तरह काम करना चाहिए। उनको एक टीम की तरह काम करना चाहिए। अगर उस टीम में किसी को किसी किस्म की जरूरत पड़ जाती है तो उसका यही क्राइटेरिया है कि उसकी मदद करे, और अगर किसी किस्म में उसको जरूरत पड़ जाती है तो डेफिनेटली जो आप काम करेंगे वो दूसरा करेगा। और एक बात यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट के बता दूंगा, इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी, इज्जत नहीं करोगे किसी की आज इज्जत नहीं मिलेगी। तो यही बात हेल्पफुलनेस में भी यही है कि अगर आप किसी का बेस्ट करोगे तो आपका बेस्ट होगा। और जरूरी नहीं है, और ये भी बात मैं इससे थोड़ा सा हट के कह रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप बेस्ट करोगे तो आप उस बात का वेट करो कि मेरे साथ भी अच्छा हो। जिसने आपको इसका फल देना है वो जात अलग है, वो ये लोग नहीं दे सकते। ये तो जस्ट अगर वसीले के तौर पर इनसे काम हो जाता है, करवा देते हैं, वो करवाने वाला तो वही है। तो मेरा हेल्पफुलनेस में आपके लिए पॉइंट यही था कि अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। एम्प्लॉई में अगर आप एम्प्लॉई हैं किसी कंपनी के और उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन में एज ए गुड पर्सन, अगर पिछले 5 पॉइंट किसी के क्लियर हैं तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली उसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स था और पॉजिटिव विद एम्प्लॉयज के साथ, और एंथुसिज्म भी उसका, जो बिहेवियर भी उसका ठीक है। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी टीच भी ठीक कर रहा है, अगर वो अनएक्सपेक्टेड डीलिंग को भी हैंडल आउट कर रहा है, अगर वो 100% परफॉर्मेंस भी दे रहा है, अगर वो अपने काम के साथ सीरियसनेस भी है, तो डेफिनेटली उसकी जो एम्प्लॉयज में जो इज्जत है वो भी बेस्ट होगी कि वो किसी के साथ अच्छा करेगा, डेफिनेटली करेगा। अगर ये इस चीज में लैग करेगा तो पिछले के पांच पॉइंट जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसमें लैग आ जाएगी, उसमें 100% परफॉर्मेंस भी गिर जाएगी, उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी गिर जाएगा, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, डेफिनेटली जब आप किसी को गाइड ही गलत करेंगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पिछले पॉइंट के साथ, पिछले जितने भी पॉइंट डिस्कस हुए हैं उसके साथ जुड़ा होगा। आपने जब इसको ब्रीफली इसको डिटेल में लिखना है तो इसमें आपने पीछे वाला जो भी पॉइंट होगा या पीछे वाले जितने भी पॉइंट होगा उसको साथ रिलेट करके 2-3 लाइंस उसकी ऐड जरूर करनी है। तो अच्छा, बेसी इसमें अगर हम हेल्पफुलनेस में जो मैंने आपको बात की कि वो अपना टीम वर्क के तौर पर काम करे एज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हमेशा दूसरों की मदद के लिए रेडी रहे। एक है मैंने बताया कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ टीम वर्क के तौर पर काम करे पॉजिटिव रिस्पॉन्स में। दूसरी बात कि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें, और अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तभी भी आप दूसरों की मदद करेंगे, तभी भी आपको उसका फायदा होगा। मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रही ये वो लाइफ है जो आपने स्टडी के बाद कहीं जाकर एज ए अपनी स्किल्स के बिना पर कोई जॉब करनी है, या अपनी लाइफ को उसके बाद जो लाइफ है ना वो आपकी जो मेच्योर लाइफ है उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें ये सारे पॉइंट्स एज ए बिजनेसमैन भी ये डील करता है और एज ए नॉन बिजनेसमैन भी इसी को ही लेके चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है कि अगर सुजेशन आपके पास कोई है, कोई काम कर रहा है तो उस काम में अगर आपको लगता है कि ये इस तरह बेस्ट हो सकता है, एक तो वो है कि आपने एम्प्लॉय के साथ टीम वर्क में काम किया। एक मैंने ये आपको बताया कि वो हमेशा तैयार है दूसरों की मदद करने के लिए। तीसरा मैं ये बता रहा हूँ कि अगर उसमें की काम में किसी किस्म को आपको लगता है कि लैक आ रहा है और आप उसको कोई सजेस्ट कर देते हैं तो वो भी हेल्पफुलनेस में आता है। और अगर कोई अच्छा काम करता है आपकी टीम वर्क में तो उसको उसको कम्प्लीमेंट जरूर देना चाहिए, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये जो मैंने बातें की हैं यहाँ पर बैठे सब स्टूडेंट को इसका नॉलेज है। ये रोजमर्रा के काम ऐसे हैं कि हम इससे गुजरे हुए होते हैं और हमें इसलिए सब्जेक्ट आसान लग रहा है कि ये वो मैं बातें कर रहा हूँ, ये मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो हम रोजमर्रा में रोज करते हैं। कुछ अच्छी की बेस पर करते हैं, कुछ बुरे की बेस पर करते हैं, कभी किसी का बुरा करते हैं, कभी किसी का अच्छा करते हैं।
लेकिन इन स्टूडेंट्स की बिना पर मैं इतना जो कहता कि सब अच्छा ही करते होंगे। दूसरी बेस पर मैं ये बात करता हूँ कि अगर आपका ये पॉजिटिव है, सबके साथ रिस्पॉन्स हो, और ये 4 पॉइंट जो मैंने अभी आपको हेल्पफुलनेस में बताए, अगर ये फुलफिल होते हैं और पीछे के जितने भी पॉइंट बताए अगर ये फुलफिल होता है, तो एक अच्छा प्रोफेशनल है कि नहीं है। जो आपको पीछे कल लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोफेशनल और प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताया था। अब उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंट से आपकी उसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। हेल्पफुलनेस में यही है कि आप टीम वर्क के तौर पर काम करें, किसी की मदद करें तो हमेशा तैयार हैं। अगर आपको किसी को सजेशन देनी पड़ जाए तो मस्त दें, और अगर किसी का काम आपको अच्छा लगता है तो उसको कम्प्लीमेंट जरूर दें, ताकि उसका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े और एक इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहे। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि आपको इनिशिएटिव जो है वो लेना चाहिए। कोई भी आपका एम्प्लॉई है जिसको लगता है कि मैं इसको समझ गया हूँ, और आप टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं और टीम सारे मेंबर तैयार हो जाएं कि हाँ आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपने इससे बेटर हमसे बेटर कोई चीज तैयार करी। आप ऐसे इनिशिएटिव कौन लेता है? एक लीडर लेता है। तो उस वेन में अगर एक पॉजिटिव प्रोफेशनल अगर में काम कर रहे हो तो हमेशा इसके साथ चलें कि आपने आपका कोई भी टास्क हो तो आप सबसे पहले आगे हो। ये ना हो कि आपको 5-6 एम्प्लॉइज थे, उनको टास्क दिया गया और उस टास्क में क्या किया उसने, उसको जब पता है टास्क मेरे पर हैंडल हो जाएगी किसी पर, आप थोड़ा सा पीछे पीछे होने लगे, तो दूसरों के आगे गए। तो हमेशा अपने टास्क में जो आपने पहला किरदार अदा करना है वो इनिशिएटिव का रोल अदा करना है। ये अच्छे प्रोफेशनल की पॉजिटिव प्रोफेशनल की पहचान है, जिसमें आप किसी को देखे बिना आप इनिशिएटिव ले लेते हैं, अपने काम के साथ पॉजिटिव रहते हैं। ये सिर्फ अपने टास्क के साथ ही है कि अपने टेबल में या यू गो किसी के साथ जाते हैं, या फिर आप कोई टास्क किसी जगह पर आप टास्क परफॉर्म करते हैं कि वहां हो जाए, कि किसी भी जगह पर हो सकता है। तो इस केस में आपके पास इनिशिएटिव के तौर पर आपको कोई भी टास्क दिया जाए, अगर वो टास्क आपके पूरी कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसके सामने रखा जाए, तो अगर आपको टाइम दिया जाए कि इस टाइम में आपने सजेस्ट कर लें कि आपका लीडर कौन होगा, कि आप इनिशिएटिव कौन लेगा इसका सबसे पहले और बाकी क्या करेंगे। ये भी होता है टीम वर्क में कि मिसाल के तौर पर मैं ही हूँ, मेरा कोई एक लीडर है और कहता है मैं, और वो हम दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कहता हूँ उसको आप लीड करें, आप इनिशिएटिव के तौर पर यूज करें इसको, आप अपने टास्क है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक्सपीरियंस भी आपका बेहतर है, तो आप इसको इनिशिएटिव लें, मैं आपके साथ जिस तरह मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपकी हेल्प करूंगा और हम मिलकर इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। ये मायने इस मायने में था, जितना मैंने पॉइंट बता किया कम से कम एक पेज तो इस पर फिल हो गया, और जितने पॉइंट्स बताए हैं ये डिटेल आपने आप मेंशन आउट करनी है, बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएगी आपके इर्द गिर्द। जब आप इस चीज को जब लिखने बैठेंगे या डिटेल लिखने बैठेंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया पहले पॉइंट में कि आप अपने आप को किसी अदारे में समझें, कि ये समझें कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में रहते हुए ये चीजें जो मैंने बताई हैं, ये जहाँ पर जो स्लाइड में लिखी हैं क्या वो फुलफिल हो रही हैं। अगर ये फुलफिल हो रही हैं तो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक स्केच बन जाता है कि हम परफेक्ट हैं, हमारा काम कैसा परफेक्ट है। वो कहते हैं ना कि जब आप पॉजिटिवनेस जब शो करते हैं तो आप अपने काम के साथ पहले से मुतमिन होते हैं। बात होता है कि इंसान कोई काम कर जाता है, काम करने के बाद देखता है कि यार इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है। मैंने तो आपने जो अपना काम किया, तो आपको नहीं लगता कि आपने जो स्टेप लिए हैं वो गलत लिए हैं? अगर आपने हर काम को पॉजिटिव बेस में रखा, किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी की हर एक की मदद की, तो आपका भी तो डेफिनेटली आपका भी जो है क्राइटेरिया के मुताबिक सारा ठीक होगा। तो मेरा कहने का मकसद यही था, जो आपको पॉइंट कहने का मकसद यही था कि जितने भी पॉइंट मैंने आपको अभी बता दिए हैं उसमें ये है कि हमारे पास जो मैं अब ये वाइंड अप करता हूँ कि ये बाकी के जो फीचर्स हैं वो हम कल करेंगे। कूल अंडर प्रेशर, रिमेन फोकस और डोंट फॉलो लीड, इसके बारे में।